हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन और टू द ईएनएम कोडिंग गाइडलाइंस। तो अगर बात करोगे कि ईएनएम की कोडिंग क्या होती है, क्या गाइडलाइंस हैं, तो बेसिक एकदम से बेसिक चीजें क्या होता है। The evaluation and management ENM coding is used to report the patient visit, medical evaluation, and management services provided by the healthcare provider. ENM coding guidelines and medical coder। एक सेकंड। हेलो। हाँ बोलिए ना। चलो कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। आज आप बाहर हो तो रिलैक्स करो, कल से कर लेंगे, चलेगा। डन डन। ओके। सो तो अभी हम ना बात करते हैं कि इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, विजिट, मेडिकल इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ईएनएम कोडिंग गाइडलाइन, हेल्प टू द मेडिकल कोडर सेलेक्ट। ये हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ईएनएम क्या होता है। देखो, ईएनएम का मीनिंग यहाँ जो निकल के आता है ना कि इवेलुएट द पेशेंट। मीन्स कि एक पेशेंट को कोई भी, मान लो कि आप गए एक डॉक्टर के पास, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको अनकंफर्ट लग रहा है, कफ हुआ है, खांसी हुआ है, कॉमन कोल्ड है, कुछ भी है। नॉर्मली आप फिजिशियन के पास जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, जनरल फिजिशियन के पास जाओगे। वो डॉक्टर क्या करता है, आप अपनी आवाजों में बताओ मुझे कि अगर कोई बंदा कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पहला अप्रोच क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है। अप्रोच ये रहता है कि कितना टाइम पे जाना, कितना टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका बातें चल रहा है, क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या हुआ है, उसको पूरा राइट राइट। देखना होता है। सबसे पहले वो चीफ कंप्लेंट्स की बात करता है। चीफ कंप्लेंट्स का मीनिंग क्या निकल के आता है कि सबसे पहले पेशेंट को किस क्या वजह से हुआ है, प्रॉब्लम। राइट, रीजन फॉर प्रॉब्लम क्या है। विजिट क्या है, चीफ कंप्लेंट इज इक्वल टू रीजन फॉर विजिट। अगर आप मेडिकल रिकॉर्ड में जाओगे, अगर मैंने बताया था यहाँ पे, इसमें आपको मिलेगा पहला पॉइंट चीफ कंप्लेंट। क्या मिलेगा, चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स क्या है, इसको राइट नी पेन है। मतलब पेशेंट को अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट नी पेन का आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका एचपीआई लेगा। एचपीआई का यहाँ पे क्या फुल फॉर्म होता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। क्या उसको प्रेजेंट इलनेस क्या है। तो लिख रहा है ना, दिस इज अ 69-year-old फीमेल हु इज बीइंग सीन फॉर इवेल्युएशन ऑफ द राइट नी पेन ऑनसेट ड्यूरेशन। लाइक ये डेट दिया है, सिम्टम्स बिगन विद द फॉल इतना, एंड पेशेंट वाज सीन इनटू द ईआर फॉर दैट डे, एंड द पेशेंट हैड अ एक्सरे डन एट द ली, and patient using the brass and the pain medication, patient report the pain level is 10 of 10 out of brace। मतलब क्या बोल रहा है कि पेशेंट गिर गया था, चोट लगा था, उसको नी में पेन हुआ। उसने ईडी डिपार्टमेंट में गया, और उसने जब दवाई, ईडी डिपार्टमेंट में जाने के पास उसका एक्सरे हुआ, और पेशेंट का पेन ही कम नहीं हो रहा है, 10/10 है, मतलब उसको पेन ही फील नहीं हो रहा है मेडिसिन वगैरह लेने पे। उसने यहाँ पे लिखा ना, ब्रेस और मेडिकेशन भी लिया था। ब्रेस क्या होता है, मतलब वो जो चोट लगा है उस पे कुछ होगा, ऐसे ही को सपोर्ट के लिए दिया होगा। तो उस तरह के चीजें किया है, लेकिन पेशेंट को अभी क्या है, आराम नहीं है, रिलैक्स नहीं है। डॉक्टर ने ये सब कुछ ईडी डिपार्टमेंट में किया था। ईआर मीन्स होता है ईडी। अब फिजिशियन ने क्या देखा, यहाँ पे वाइटल्स देखा। देखो, इन्होंने टेकन द, ये जो डियाज ओलिविया करके जो है वो नर्स होगी, उसने वाइटल लिया। तो रेस्पायरेशन इसका चेक किया, 16 है। टेम्परेचर नहीं देखा है, हाइट पूछा है, वेट पूछा है, बीएमआई और वीएसए बॉडी सरफेस एरिया इसने देखा। इस प्रकार यहाँ पे आप जाओगे फिजिकल एग्जाम में, तो अभी पेशेंट आया है पेन से रिलेटेड, फिर भी ये फिजिकल एग्जाम करेगा, कंसल्ट जी, ये सारा चीजें देखा कि वेल नरिश्ड है, वेल डेवलप्ड है लुक, ये सारी चीजें इन्होंने देखा। वाइटल साइन नोटेड एबव किया हुआ है, रेस्पिरेटरी नो इंटरकोस्टल, ये सारी चीजें उन्होंने देखा। तो अभी ये चेक करेंगे यहाँ पे कि पेशेंट को क्या हुआ है। फिजिकल एग्जाम क्या होता है, जब फिजिशियन खुद इन्वॉल्व होके चेक करेगा। तो अभी इसका पेन से रिलेटेड है, तो मस्कुलोस्केलेटल में इन्होंने वर्कअप किया है। आप यहाँ देखो, अगर इस बात को पढ़ोगे इसमें, तो मस्कुलोस्केलेटल में इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा वर्कअप किया है। लेकिन दूसरे वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या हो रहा है, जैसे स्किन में दिखा रहा है नो लीजन नो रैशेज, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा काम हो रहा अभी है। एक क्या हो रहा है इधर, राइट नी एग्जामिनेशन। जिस प्रॉब्लम के लिए आया उतना ही ज्यादा एग्जाम हुआ है। राइट राइट। तो इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट में क्या होगा कि पेशेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है, राइट नी वाज एग्जामिनेशन कंपेयर टू द कंट्रालेटरल साइड ऑफ द ग्रोस मॉर्फोलॉजी, इफ्यूजन,
लिगामेंट स्टेबिलिटी, लिगामेंटेशन, लिगामेंटेनियस स्टेबिलिटी वाज टेस्टेड, लेचमन्स एग्जाम्स, एंटेरियर पोस्टेरियर ड्रॉवर्स, पोस्टेरियर एग्जाम्स, वायरस वेल्गस एग्जाम, टेस्टिंग कोलेटरल लिगामेंट, मतलब उसका देख रहा है कि कुछ लिगामेंट में तो दिक्कत नहीं है, जॉइंट में तो दिक्कत नहीं है, मोशन मतलब मोशन का मतलब उसको चलने फिरने, या पेटेलोफेमरल है जो नी के एरिया है वहां पे, क्योंकि नी राइट नी में पेन हो रहा है इसको, कंप्रेस तो नहीं हुआ है, टेंडरनेस तो नहीं है, ये सब चीजें उसने सारा यहाँ पे आप देखोगे तो फिजिशियन कर रहा है। थोड़ा मैं राइट, तो डिस्कस हो इससे रहा क्या पता चला है। कि एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया है, पेशेंट आया था राइट नी के साथ, पेशेंट का पता चला कैसे हुआ था, गिर गया था, दवाई कर लिया था, एक्सरे लिया था, फिर भी आराम नहीं है। अब इस केस में डॉक्टर की फाइंडिंग क्या है, देखो यहाँ नीचे लिख रहा है कि सबस्टांस और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट palpitation as well proximal tibial joint और फाइनली न्यूरो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी वाज परफॉर्म। तो यहाँ पे न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन भी किया हुआ है कि कुछ नर्व्स में तो दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। फिर आप नीचे जाओगे, फाइंडिंग्स क्या दे रहा है यहाँ पे, palpitation गैप कंसिस्ट विद द कंप्लीट क्वाड्रिसेप रप्चर। और फिजिशियन को क्या मिला, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो रप्चर हुई है, डिस्टर्ब्ड ऑफ द एक्सटेंशन मैकेनिज्म, अनेबल टू मेंटेन द स्ट्रेन लेग राइज अगेन ग्रेविटी। मतलब उसको बोला है कि आपका क्वाड्रिसेप जो मसल है उसमें चोट लगने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, रप्चर हो गया है, आपको मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। तो टेस्ट उसने क्या किया है, एक्सरे इंटरप्रिटेशन। अब एक्सरे उसने नहीं किया है, लेकिन जो पहले से एक्सरे हुआ है उसको उसने चेक किया है, तो उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। जब हम डिटेल में टेबल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इंटरप्रिटेशन वगैरह ऑर्डर वगैरह क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे राइट एंटेरियर पोस्टेरियर नी जो भी एक्सरे हुआ है ये है, तो अगर आपका मान लो ये डॉक्टर ने ऑर्डर करके उसी दिन परफॉर्म हुआ है तो आप एक्सरे भी कोड करते हो। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, फाइंडिंग्स पे बात कर रहा है, लिखा है नो न्यू एक्सरे टेकन। तो यहाँ पे नया एक्सरे नहीं लिखा है, बिल्ड फॉर दिस विजिट, कुछ भी यहाँ पे न्यू नहीं किया है, पेशेंट हैड ऑलरेडी एक्सरे डन थ्रू द अदर हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पेशेंट के पास ऑलरेडी एक्सरे है तो आज नहीं किया। अगर लिखा ऑर्डर एंड एक्सरे परफॉर्म्ड, तो आज के डेट में हम क्या करते, एक्सरे का भी कोड करते, नी एक्सरे का 7 सीरीज से कोड जाता। अब यहाँ पे इम्प्रेशन किया हुआ है, प्लान पेशेंट का क्या प्लान है, तो यहाँ लिखा है पेशेंट शेड्यूल फॉर द राइट क्वाड्रिसेप टेंडन रिपेयर। यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि माइनर सर्जरी परफॉर्म होगी, टेंडन रिपेयर होगा। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, चीफ कंप्लेंट समझा, उसका एचपीआई लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल में दिया, फिर एक्सरे को पढ़ा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अब प्रॉब्लम्स को बता रहा है, शेड्यूल कर रहा है। तो यहाँ पे माइनर प्रोसीजर के लिए उसने शेड्यूल किया है। कंटिन्यू इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन एक बैग की तरह होता है, उसको पैर में लगा के कि मूवमेंट को रोका जाए। विल ऑप्टेन नी एमआरआई एज सुन एज पॉसिबल फॉर द सर्जिकल प्लानिंग, ये बोल रहे हैं एमआरआई कराएंगे क्योंकि सर्जिकल सर्जरी करनी पड़ेगी। शेड्यूल एट द सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, डेट फिक्स करके 2 मार्च को इन्होंने कर दिया कि आपकी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी। रिस्क एंड बेनिफिट वेयर डिस्कस्ड एंड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड एंड ब्लीडिंग, ये सारी चीजें उनको पेशेंट से डिस्कस कर लिया, पेशेंट एग्री हो गया है। और 10 to 12 पोस्ट ऑफ वुंड चेकअप भी होगा, ये सारी चीजें उसको बता दी गई है। सर्जरी के बाद जो भी स्टेपल या सूचर लगेंगे वो रिमूवल होगा, ये सारी चीजें पेशेंट के साथ डिस्कस हुआ। अभी जो सिम्टम्स लेकर के आया है क्या यार, नी पेन में है, ऑर्डर एमआरआई। अब यहाँ पे हम कोड किसका करेंगे, एमआरआई का कोड करेंगे। हमारे क्यों करेंगे कि उसने ऑर्डर किया है, और ऑर्डर एमआरआई का कोड क्या होता है, 73721। और मैं ना आपको कोडिफाई का सॉफ्टवेयर का लॉगिन दूंगा, तो आप वहां से कोड और ये सब चीजें कर पाओगे। मेटल रिडक्शन प्रोटोकॉल नथिंग है, और ये सब चीजें यहाँ दी गई है। दूसरी कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ क्वाड्रिसेप्ट रप्चर हो रहा है, तो इसका कोड हम एस सीरीज से करेंगे। क्वाड्रिसेप्ट रप्चर के लिए इसने काउंसलिंग और प्लान किया हुआ है, जो चीजें हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली थी कि ये सर्जरी कैसी होती है, क्या होता है, उसके बारे में फिजिशियन ने उसको बताया है। दिस सर्जरी यूटिलाइज सुचर, सुचर एंकर, इवेंट केबल, रीअटैचमेंट टेंडन एंड द नी कैप्स टेंडन, ये सारी चीजें उनको बता रहा है बेसिकली कैसे होगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वालिटी मेजरमेंट होता है, इसके लिए हम बाद में देखेंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप इसको लेबल डिसाइड करोगे। तो अभी इसमें क्या होगा, अगर आपको ईएनएम का बेसिक पता होगा तो कौन सा लेबल जाना चाहिए इसमें, अभी नहीं पता है तो उसे सीखेंगे कि हम कैसे लेबल निकालते हैं। तो अभी आपको अगर मैं समझाऊं यहाँ कि
ईएनएम क्या होता है, तो अभी आपको समझ आया कि ईएनएम क्या होता है। कि पेशेंट अपना प्रॉब्लम लेके आया, डॉक्टर उस प्रॉब्लम को समझता है, एक्सरे एमआरआई लैब एक्सरे की जरूरत पड़ती है, एक्सरे कराता है, कुछ ऑर्डर करने की ऑर्डर करेगा, इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगा, इंजेक्शन देगा, और क्या हो सकता है, कोई सर्जरी शेड्यूल करना है तो सर्जरी शेड्यूल करेगा। ये सब चीजें किसके अंदर आती है, ये नहीं समझ। ईएनएम के अंदर आती है। तो शायद आपको अब समझ आएगा कि अब लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे कि ईएनएम कोडिंग क्या होती है। ठीक है, समझ गया सर। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लीज डिफाइन द ईएनएम सर्विसेज, क्या बताओगे उसमें, मोटा मोटी अपनी आवाज में बताओ। अगर जैसे ये पूछे तो एएनएम का पहला जो सीन है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट आ रहा है उसका क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको क्या हम्म। क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो क्या मेडिसिन होगा, क्या करना पड़ेगा, हर कोई चीज डिटेल्स एएनएम मैनेज करता है। राइट राइट करेक्ट, बिल्कुल सही समझे हो आप। तो चलते हैं, तो वो इसी चीज को यहाँ लिखा है, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट कोडिंग इज अ यूज रिपोर्ट द पेशेंट विजिट, मेडिकल इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर। ENM coding guideline help the medical coder to select the correct CPT code based on the level of services by the provided accurate ENM. Coding is important for the proper billing, reimbursement और compliance। तो क्यों जरूरी है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। क्लियर है। यस सर। गुड। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, व्हाट इज द ईएनएम कोडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था सेम चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करना है। इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस आर यूज्ड बाय द फिजिशियन क्वालिफाइड हेल्थ केयर, रिपोर्ट द पेशेंट इनकाउंटर दैट इन्वॉल्व द इवेल्युएटिंग द पेशेंट हेल्थ कंडीशन, पेशेंट का हेल्थ कंडीशन जानना समझना, मेकिंग अ क्लिनिकल डिसीजन, डिसीजन क्या लेना है, सर्जरी करनी है, इंजेक्शन देना है, मेडिसिन देना है, मैनेजिंग अ ट्रीटमेंट और फॉलो अप केयर, उसने बोला ना कि सूचर आपको रिमूव करना पड़ेगा 10 से 15 दिन में, पेन मैनेजमेंट ये सब करना पड़ेगा, दैट्स कम्स अंडर द फॉलो अप केयर, जो मैंने आपको यहाँ पे ओके। रिपोर्ट में दिखाया था, आप नीचे अगर जाओगे तो दिखेगा। उसने काउंसलिंग करके बता रहा था पेशेंट को, ये वाला पेशेंट फॉलो अप इसको बोलते हैं। पेशेंट विल सीन इनटू 10 to 12 days पोस्ट ऑप फॉर द वुंड चेकअप और स्टेबल रिमूवल। तो ये किसका प्लान हो जाता है, फॉलो अप का, राइट। आपका प्लान। या। हम्म। ENM कोड डिस्क्राइब द कॉग्नेटिव नॉन प्रोसीजरल पोर्शन ऑफ द पेशेंट केयर। तो ये कह रहा है कि अभी उसने कोई सर्जरी किया नहीं है, माइनर सर्जरी करते हैं वैसे ENM पार्ट में, तो अगर कोई भी सर्जरी नहीं किया सिर्फ डिसीजन लिया तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोग्नेटिव, सॉरी कोग्नेटिव सर्विस। तो कोग्नेटिव मतलब कोऑर्डिनेटर। क्या हुआ, मेडिसिन वगैरह दिया, कुछ एडवाइस वगैरह किया, ये सब चीजें किया, ये सब चीजें किसके अंडर आ जाएगी, कोग्नेटिव केयर के। कोऑर्डिनेटर। कवरिंग द टाइम मेडिकल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द विजिट। अब ये कह रहे हैं ईएनएम कोड्स आर फर्दर कैटेगराइड 9920 से लेके 99499, मतलब ईएनएम जो कोड्स रेंज है वो आपका 99202 से चालू होता है और 99499 तक ये जाता है। और ये रेगुलेट कौन जाता है। करता है, अहिमा, अहिमा बोलते हैं इसको, सॉरी, अमेरिकन हाँ। मेडिकल एसोसिएशन AMA कहता है। तो जो ईएनएम और एएनएम। कोडिंग गाइडलाइन को रेगुलेट करता है, मैंडेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं AMA। क्लियर है। यस सर। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इस विजिट में कि आउट पेशेंट होगा, आउट पेशेंट का कोड रेंज हमारे पास ये है, हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल का कोड रेंज ये होता है, न्यू एस्टेब्लिश, इनिशियल, इनके सबके बारे में हम डिटेल चैलेंज जानेंगे। अभी मैं बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए आपको बताना चाह रहा था। कंसल्टेशन मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन सर्विसेज होता है, क्रिटिकल केयर होता है, नर्सिंग फैसिलिटी, होम हेल्थ, टेली हेल्थ, वर्चुअल केयर, ये सारी चीजें होती हैं, इनके कोड रेंज हमने दी हुई है। फिर ये टेली हेल्थ के नए CPT कोड अभी अपडेट हुए हैं, राइट, 98 सीरीज वाले, 98 सीरीज के। तो ये टेली हेल्थ के होते हैं, सिंक्रोनस ऑडियो न्यू विजिट 15 मिनट, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, एज पर टाइम ये कोड अपडेट हुआ है, तो आपको एज पर अपडेट आपको करना पड़ेगा। फिर कुछ की कंपोनेंट्स होता है, जैसे हिस्टोरिकल 2023 में क्या कैसे कोडिंग करते थे 2023 और 21 के पहले, और न्यू अपडेट क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हिस्ट्री, एग्जाम, मेडिकल डिसीजन मेकिंग, ये तीनों मिलके हम लेवल डिसाइड करते थे। लेकिन 2023 के बाद न्यू गाइडलाइन क्या आई हुई है कि सिर्फ आप MDM और टाइम के बेस पे क्या करोगे, कोड तो करो। डिफाइन करेंगे।
तो एमडीएम कैसे कैलकुलेट करना है, एमडीएम को इन्होंने सिंपल बनाया है, तो वो चीजें समझेंगे। हाउ टू फिट द सीपीटी कोड हायरार्की। ईएनएम कोड्स आर रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव साइड ऑफ द हेल्थ केयर, फिजिशियन असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। अदर सीपीटी सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी रिप्रेजेंट द प्रोसीजर सर्विस। तो कह रहा है कि जो मैंने आपको बताया था ना, 1 से लेके 6 9 सीरीज, ये सब आएंगे सर्जरी के पार्ट में। और जो 9 9 सीरीज वाले हैं, 99202 से लेके 99449 वाले, ये क्या होते हैं, कोग्निटिव सर्विस वो होते हैं। कोड है। ठीक ठीक है। तो अभी ईएनएम कोड, है। ऑफन द कंप्लेंट प्रोसीजर कोड स्पेशली व्हेन द सेपरेट, मतलब कह रहा है कि अगर ईएनएम सर्विस के साथ में कोई भी रेडियोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी कुछ हो रहा है, तो हमें 25 मॉडिफायर लगाने की नीड पड़ती है उस सर्जरी, उस प्रोसीजर को सेपरेट दिखाने के लिए। तो ये आपकी कोडिंग की बेसिक्स चालू होता है। टू 25 मेथ जो मॉडिफायर होता है सर, क्या। और एक बार 25 मॉडिफायर के लिए, 25 मॉडिफायर के लिए एक बार बताइए। जैसे ईएनएम सर्विस हमें समझ आया कि डॉक्टर डिसीजन लेगा, पेशेंट को इवेलुएट करेगा, चेक करेगा, उसके लिए है। साथ में अगर कोई भी सर्जरी अगर परफॉर्म करेगा, मान लो कि उसने क्या कहा कि एक्सीजन कर लिया, फॉरेन बॉडी रिमूव कर लिया, या सूचर लगा दिया, लाइक कोई कट है तो उसको सिलाई कर दिया, लेसरेशन रिपेयर कर दिया, या कुछ और है, इंसिजन एंड ड्रेनेज कर लिया, उसके अगर सीपीटी कोड करेंगे माइनर प्रोसीजर, तो उस केस में हम 25 लगाएंगे ईएनएम के साथ। बताऊंगा लाइव रिपोर्ट में, आप टेंशन ना लो, तो आपको क्लियरिटी आएगी। फिलहाल आप जैसे कंसेप्ट है मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज अंडरस्टैंड, कोशिश करना समझने का। तो अभी अब बात करते हैं कि अभी हमें पता चल गया कि ईएनएम कोड कैसे सेलेक्ट करना है, किस कैसे करेंगे, एज पर एमडीएम और टाइम के हिसाब से। इतना उनके हिसाब समझ से। आया। या। चलेगा। टू मेथड फॉर द कोड सिलेक्शन। ईएनएम कोड सिलेक्शन कैन बेस्ड ऑन द मेडिकल डिसीजन मेकिंग और total time spent. Both टोटल made, टाइम made इसका। both methods are mutually exclusive for given the encounter you choose as per the encounter। अब ये बोल रहा है टाइम बेस कब लेंगे, डिसीजन में क्या, मेडिकल डिसीजन एमडीएम के कब लेते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी जिससे लेवल हाई होगा, मतलब जिससे बड़ा सीपीटी कोड होगा, उसको हम क्या लेते हैं, कोड लेते हो, कोई कोड करेंगे। उसको कोड करेंगे। Right? Medical decision making राइट। overview. MDM represent the complexity of the establishing diagnosis and selecting management option. It given the data review, risk, number of severity and problem। तो ये जो एमडीएम होता है, complexity, प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने लैब हुए हैं, एक्सरे हुए हैं, सीटी हुआ है, एमआरआई हुआ है, ये सब चीजें उस पे वर्क करता है। एमडीएम हैज अ 3 की एलिमेंट्स। कौन से होते हैं एलिमेंट्स, क्या होता है, एमडीएम के कुछ पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस। इसको कहीं कहीं लोग टेबल भी बोलते हैं, टेबल ए लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको मान लो समझने के लिए, इजी समझने के लिए लोग इसको बोलते हैं टेबल ए। और नीचे वाला क्या है अपना, सिवेरिटी ऑफ द कंडीशन मैनेज ड्यूरिंग द विजिट। पेशेंट का नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या समझने, क्या पढ़ने क्या मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जो कंडीशन है कितना सीवियर है और कितना डॉक्टर उस पे मैनेज कर रहा है। तो उस चीज के लिए हमने क्या माना इस कंडीशन को, टेबल है। चलिए। अमाउंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा रिव्यूड एंड एनालाइज्ड, ये क्या आता है, मतलब कि लैब है, सीटी है, एमआरआई है, हिस्ट्री ऑब्टेन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है, ये सब चीजों के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं टेबल बी। नीचे आएगा तो लैब टेस्ट रिकॉर्ड्स, डेटा रिक्वायरिंग द इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन, कंसल्टेशन, ये सब चीजें किसके अंदर आएगा, टेबल बी के टेबल अंदर। वेतन। तो आप यहां से समझो डायग्नोसिस इक्वल टू, इसको हम डी मानते हैं डायग्नोसिस, समझने के लिए इजी में डायग्नोसिस, इसको आप पढ़ना डी। इसको हम मानेंगे समझने के लिए डेटा, क्योंकि डेटा चालू है, तो डेटा बनेगा हमारा, डेटा का क्या बनेगा, ये डी। और नीचे वाला को रिस्क दिखा रहा है तो इसको हम समझेंगे रिस्क। रिस्क टेबल को हम क्या मानते हैं, टेबल सी, सॉरी टेबल सी को आप क्या लोगे, आर। तो अभी अपने पास कोई बोलेगा कि एमडीएम टेले
एमडीएम एलिमेंट वन, मान लो ये हमारा क्या है, एलिमेंट नंबर वन है। तो उस केस में क्या बनेगा, डी, सॉरी, इसको हमें डेटा हमने किया, इसको पी करना पड़ेगा, डायग्नोसिस डी हो गया। और हमने डेटा रिव्यू को डेटा डी कर दिया, और आर तो डीडीआर। सो डीडीआर मन मीन्स क्या हो जाएगा आपका, डायग्नोसिस, डेटा और रिस्क। इन सिंपल यस। आप क्या याद कर सकते हो, टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी, जो याद रहे वो याद करेंगे। फिलहाल हम टेबल ही समझेंगे। रिस्क ऑफ कम्प्लेक्सिटी में क्या आता है यहाँ पे, रिस्क एसोसिएटेड विथ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन। मतलब क्या मिलेगा, जो हमने पहला पॉइंट है डायग्नोसिस, तो पेशेंट को कौन सी बीमारी थी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था नी, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस उसमें क्या आया, क्वाड्रिसेप्ट रप्चर हुआ है। तो नी पेन के साथ क्या हुआ है उसको, क्वाड्रिसेप्ट रप्चर। तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, सीवियरिटी ऑफ कंडीशन मैनेज ड्यूरिंग द विजिट। अब डॉक्टर ने उसके लिए मेडिसिन देगा, उसके लिए एमआरआई किया, उसके एक्सरे चेक किया। वो ये सब चीजें किसमें क्या डिफाइन करती हैं, सीवियरिटी को। उसका पेन बताया, कितना बताया था, 10/10 है, तो सीवियरिटी बता रहा है। डेटा पॉइंट से अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया, उसका पुराना एक्सरे चेक किया था, इंटरप्रिटेशन किया क्या था, था? उसने एमआरआई हाँ। ऑर्डर किया था, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, डेटा पॉइंट्स में आ जाएंगे। डिस्कशन किया था पेशेंट के साथ, उसको पूरा प्रॉपर समझाया था कि तुम्हारी ये सर्जरी हो रही है, ये डिसीजन लिया था, तो ये आपके इसमें आएंगे, नीचे वाला रिस्क में। रिस्क एसोसिएटेड विद द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जो उसको प्रॉब्लम आई है उसका रिस्क बताया, उसका पूरे डिटेल में समझाया था। मैनेजमेंट क्या होगा, उसको कैसे सही होगा, पेशेंट के कंडीशन के बारे में बात करेगा, दैट्स कम्स अंडर द रिस्क। तो तीन चीजें आपको समझ आ गया एमडीएम एलिमेंट का। या। तो एन यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है हमारे पास, थ्री एलिमेंट्स है। थ्री थ्री एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कौन है, वन टू थ्री। अब हम वन टू एक एक थ्री। करके समझेंगे कि वन क्या होता है, टू क्या होता है, जो टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। यहाँ तक कोई डाउट है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, पूरा क्लियर है। क्लियर है। एमडीएम चार्ट, ए चार्ट को हम यार टेबल यहाँ मान के चल रहे हैं, ये हमारा हो गया टेबल ए। मैंने अभी बताया था टेबल ए किसको डिफाइन करता है, डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्राम्स है? डायग्नोसिस, तो अभी उससे पहले हम जाएंगे कि एमडीएम टाइप क्या होता है। जो एमडीएम टाइप है, हम इसको, सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूँ। एमडीएम का जो लेबल है, उससे पहले हम सारा एमडीएम एलिमेंट समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि एमडीएम टाइप कितना होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, लो क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, हाई क्या होता है। तो इन सिंपल अगर आप कोड के हिसाब से देखोगे, न्यू कोड, एस्टेब्लिश कोड के हिसाब से, तो यहाँ पे टू से चालू है, पहले ये वन से हुआ करता था, वन डिलीट है। 99202, तो आपको 99 ये कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो, 202, 203, 204, 205 ये न्यू पेशेंट के लिए है। 212 आपका स्टेब्लिश का है, 213 आपका स्टेब्लिश के लिए है, और 214 आपका स्टेब्लिश है, 215 स्टेब्लिश के लिए है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, इसको समझेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या मानते हैं। वैसे कंडीशन जो माइनर है, सेल्फ हीलिंग है, जो जिसके ट्रीटमेंट से पेशेंट का मतलब मरने जीने पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, जैसे मच्छर ने काट लिया, थोड़ा सा लेशरेशन हो गया, गिरे, थोड़ा सा स्प्रेन हो गया, चोट लग गई, ये सब चीजें किसके अंडर आती हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, लेसरेशन के अंदर आती हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या कोड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड एमडीएम टाइप, ये टाइप ऑफ एमडीएम है आपका यहाँ पे। इसको अगर आप समझोगे कि टाइप ऑफ एमडीएम क्या है, तो आप बताओगे चार हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट और हाई। हाई। इसके हिसाब से हम लाइक कोच ये करते हैं। तो देखो, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, मिनिमल प्रॉब्लम, लो डेटा रिव्यू, मिनिमल रिस्क, कुछ भी नहीं है, मिनिमल है, उस केस में हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या, वन स्टेबल क्रोनिक इलनेस, एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड इलनेस, ये सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको समझ आएगा। मल्टीपल प्रॉब्लम, मॉडरेट डेटा, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, हाई डेटा कम्प्लेक्सिटी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर सर्जरी, ये सब चीजें हाई में आती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ द एमडी आपको समझ आया। तो अगर आप इस स्लाइड से आपको क्या समझना चाहिए कि टाइप ऑफ एमडीएम कितना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट, हाई। हाई। इसके हिसाब से हमारे सीपीटी कोड से। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, मान के चलता हूँ इस वाले सीपीटी कोड का $100 है, कितना है इसका अमाउंट,
$100 है। एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं याद है, बट मैं बता रहा हूँ। तो इसका कितना होगा? 150। तो उससे भी ज्यादा थोड़ा थोड़ा हाई होगा। हाँ, इसका क्या होगा? मान लो कि अभी अब 200। 200। ये मैं मान रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट है नहीं क्या है, हाँ बट हाँ। समझने के लिए इसका क्या हो सकता है। मान लो 300 है। तो अब पेशेंट का जैसा वर्कअप है वैसा आपका इसका डॉलर अमाउंट होता है। तो अगर आप लेबल अच्छे से सेलेक्ट करोगे तो डॉक्टर को ज्यादा पेमेंट आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं ईएनएम के कोडिंग में लेबल का एरर क्रिटिकल केयर है, रॉन्ग सीपीटी इज अ मेजर एरर कैटेगरीज में आता है। ठीक है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट, हाई में कोई इशू है? सीपीटी कोड आपको आस्ते आस्ते जब पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब बात आती है एमडीएम का। अभी हमने समझा था एमडीएम एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायग्नोसिस, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा, रिस्क, ये सब चीजें समझा। टाइम बेस क्या होता है, टाइम में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तो वो समझेंगे। फिर ऐसे हम एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और ये कनेक्शन जुड़ता जाएगा। बाद में आपको समझ आएगा कि हम लेबल कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज ये हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं टाइम वाला, फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। टाइम बेस्ड कोडिंग रिव्यू। फॉर द 2023 प्लस, मतलब आफ्टर द टाइम इंक्लूड टोटल टाइम स्पेंड ऑन द डेट ऑफ इनकाउंटर। मतलब उस दिन डॉक्टर ने कितना टाइम ट्रीटमेंट देने में दिया है उसके हिसाब से कोड होता है, नॉट नॉट जस्ट फेस टू फेस टाइम। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर ने सिर्फ फेस टू फेस देखेगा वही टाइम नहीं, उसके साथ जो पेशेंट को देखने के लिए जो एडिशनल टाइम दिया गया है वो भी काउंट करते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? रिव्यूइंग द रिकॉर्ड एंड टेस्ट प्रायर विजिट। वो रिकॉर्ड पहले जो पेशेंट को देखने से पहले उसके पुराने रिपोर्ट्स को देखना, उसमें जो टाइम लगा है। परफॉर्मिंग एग्जाम, जो फिजिकल एग्जाम कर रहा है। काउंसलिंग, एजुकेशन, पेशेंट फैमिली, ये सब चीजें। डॉक्यूमेंट इन ईएचआर। ईएचआर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जो डाल रहा है उसके लिए है। ऑर्डरिंग टेस्ट और मेडिकेशन उसके लिए है। कम्युनिकेशन विद द अदर प्रोवाइडर, अगर कंसल्ट कर रहा है उसके लिए। केयर कोऑर्डिनेशन कर रहा है उसके भी केस में टाइम जो यूज होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। टाइम थ्रेश होल्ड ऑफिस विजिट के लिए क्या होता है? थ्रेश होल्ड मतलब एक सीपीटी के लिए कितना टाइम चाहिए। इफ टोटल टाइम लाइक मोर देन थ्रेश होल्ड, कोडर में सिलेक्ट द करॉस्पॉन्डिंग ईएनएम कोड। मतलब क्या बोला कि ये सीपीटी कोड का टाइम मान लो कि यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है और डॉक्टर ने 20 मिनट, 15 मिनट से लेके वैसे जनरली ये 29 मिनट तक होता है, और डॉक्टर ने 30 मिनट दिया है तो 30 मिनट के हिसाब से कोड करेगा कोडर। कुछ करेंगे। यस, तो अगर टाइम बेस कोड कर रहा है तो पेशेंट, सॉरी, जो कोडर है वो चेक करेगा कि टाइम कितना है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर वो किसके हिसाब से करेगा? एमडीएम के हिसाब से। अगर एमडीएम से ज्यादा बन रहा है तो एमडीएम के हिसाब से कोड करेगा, टाइम के हिसाब से ज्यादा बन रहा है तो टाइम के हिसाब से। अगर टाइम फिर भी ज्यादा हो रहा है तो प्रोलॉन्ग सर्विस होता है। प्रोलॉन्ग सर्विस मतलब क्या होता है? जो ईएनएम कोड है उससे अलग भी एक्स्ट्रा टाइम अगर दे रहा है डॉक्टर, तो उस केस में हम प्रोलॉन्ग सर्विस करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आपको पूरा बताएंगे, ताकि आपको सारे समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 9N202 के लिए कितना टाइम होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे न्यू पेशेंट है तो 15 से 29 मिनट है। फिर ये आपका लाइक 30 से 44 मिनट है। और 45 से लेके अब ये कह रहा है कि 30 से 40 है, मतलब 29 है तो 9N202 जाएगा। और 31 है जाएगा। 9N21, मतलब इन जो टाइम रेंज दिया है इसके बीच में होगा तो ही ये कोड करेगी। जैसे तो यहाँ ये कोड करेंगे, हाँ। 74 मिनट दिया हुआ है तो इस केस में हम क्या करेंगे? 9N205। अगर मान लो 80 मिनट टाइम दिया है तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक एड ऑन कोड है अलग से प्रोलॉन्ग सर्विस का, वो कोड करेंगे। सेम यहाँ पे वो कोड स्टेब्लिश करेंगे। पेशेंट के लिए भी टाइम दिया होता है। जैसे यहाँ पे स्टेब्लिश पेशेंट का 10 मिनट होगा, 40 मिनट होगा, इस तरह से होगा। तो आपको चेक करना है, ठीक है। ये सारा चीजें ठीक। आपको दिखता है। अब कोड आता है कि टाइम वर्सेस एमडीएम व्हेन द चूज विच, मतलब आप कब टाइम के हिसाब से कोड करोगे, कब एमडीएम के। तो कह रहा है कि प्रोवाइडर स्पेंड एक्सटेंसिव टाइम काउंसलिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, ओवरव्यूइंग ऑफ रिकॉर्ड, तो हम टाइम बेस्ड कोड करेंगे। मतलब टाइम ज्यादा हो रिव्यू करने में, मेडिकल रिकॉर्ड में देखने समझने में लगा रहा है तो टाइम बेस्ड। और मेनली है कि जिससे हाईएस्ट लेवल जाएगा उसके हिसाब से फाइनल कोड करोगे। इनकाउंटर इन्वॉल्व फाइनल कोड। कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक डिसीजन, हाई डेटा वॉल्यूम्स, मेडिकल, मॉडरेट और हाई। ये बोल रहा है कि अगर उसने
काउंसलिंग में ज्यादा टाइम लिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर में, मेडिकल रिकॉर्ड में किया है, तो उस टाइम पे टाइम बेस लेना चाहिए। और डॉक्टर का टाइम अगर उसको प्रॉब्लम को और एमआरआई ऑर्डर करने में, एमआरआई का रिपोर्ट देखने में, उसके फिजिकली कुछ ट्रीटमेंट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे एमडीएम बेस बनना चाहिए। लेकिन हम लोग कोडिंग के क्षेत्र में क्या करते हैं, जिससे लेवल हाई होगा वो हम मानेंगे। डॉक्यूमेंट वो इंक्लूड हम आए। इंक्लूड द बोथ एमडीएम एंड टाइम बट नॉट वन सपोर्ट हायर लेवल। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट दोनों दिखाएगा, लेकिन आपको कोड किससे सेलेक्ट करना है, हायर सपोर्ट लेवल, जो जिससे हायर बनेगा टाइम से या एमडीएम से आप वोट सेलेक्ट करोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, element of the history exam key components they are still required but only support the medical necessity not the determine the ENM label। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जाम है, आरओएस है, ये सब हम क्या करेंगे, मेडिकल नेसेसिटी को, डॉक्यूमेंट को अच्छा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन उसके हिसाब से लेबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेबल के मतलब है 2 3 4 5 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो वही है सिंप्लीफाई, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो आप ये याद रखना, आगे से हम ना ये देखेंगे कि एमडीएम का क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, उन सब चीजों में बात करेंगे कि कैसे क्या रहता है। ये आपके एस्टेब्लिश के लिए या टाइम बेस दिया हुआ है कि कैसे टाइम होता है, 35 मिनट है तो क्या कोड बनेगा, मल्टीपल लैब्स, ये सारी चीजें दी गई है। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। जैसे कि अगर आप ये दूसरी स्लाइड में देखोगे कि कंडीशन क्या है, ये टेबल है, एमडीएम टेबल कैसे डिस्कस करेंगे, इन सब चीजों को भी हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ठीक है। कोई अभी तक अब तक जो आपने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट करने की नहीं जरूरत है या सारा समझ आ नहीं, गया। सारा समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक ही है, आपने पहले भी ये हो